हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दिस वीडियो इज़ फ्रॉम माय फर्स्ट क्लर्कशिप विच वाज इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। सो ये पहली क्लर्कशिप थी, इसलिए काफ़ी नर्वसनेस थी और ये भी था कि बिल्कुल ही स्विच हो गए थे, नो लेक्चर्स नथिंग, ओनली ओपीडी सिर्फ। सो विच वॉज अ लिटिल बिट न्यू, लाइक आपको कोई बढ़ाना नहीं था, आपको जो आता है आपने वही प्रोड्यूस करना था, वही चेक करना था। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता था कि हमने ज़्यादातर एक्सरेज, MRI, CT स्कैन्स, इन सब के पीछे भाग रहे होते थे, देख रहे होते थे कि ये क्या, ये क्या, ये क्या है। कुछ चीज़ें एक्सरेज आर ईजी, दे आर ईजी टू पिक, लेकिन जिस तरह ये MRI और CT स्कैन्स है विच आर लाइक आई नीड टू वर्क ऑन दैम। ओके, सो ये प्रोसीजर था कि जिसमें हमने एक पेशेंट था जिसके ना घुटने में पानी, लेमैन की लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो घुटने में पानी भर गया था, लेकिन अगर वैसे कहा जाए तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया था, जिसको एस्पिरेट करना सर हमें दिखा रहे थे, उससे खा पी रहे थे। सो इट्स लाइक अब स्टरलाइजेशन हो रही है और ये सारा प्रोसीजर सर ने बताया कि हमने किस तरह उसको एस्पिरेट करना होता है। वो कह रहे हैं जिस साइड को फ्लूइड ज़्यादा है वो डिपेंडेंट एरिया है, क्योंकि उस साइड से हम करेंगे ना तो वो हमें इजीली हो जाएगा, दूसरी साइड से करेंगे तो फिर हमें इधर से करना पड़ेगा, तो ज़्यादा सिरिंज आगे तक लेके जानी पड़ेगी। What is he saying again? डिपेंडेंसी की बात करें, जहाँ फ्लूइड ज़्यादा कलेक्टेड है उधर से करेंगे। हाँ उधर से करेंगे। कर दिया सर ने, आराम है। सुई चुभेगी छोटी सर वो पेन शेप में नहीं करते, ऐसे पैनिंग करते हैं। एनेस्थीसिया वो तो आप स्प्रेड करना चाहते हैं, हम स्प्रेड कर रहे हैं नीडल की जगह पर स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे नीडल लगानी है बस वो वाली जगह, ठीक है। हो रहा है नहीं यार, वो लोड पड़ जा रहा है। इकट्ठा कर लें और खड़ा कर जैसे खड़ा करते हैं ऐसे खड़ा हो जाएगा। आपको नजर ही नहीं आएगा। और इसके नीचे रखना, इसके नीचे ऐसे रखना। नाइस। अभी हम इसे नीचे ड्रेन करेंगे, जगह मिल जाएगी। नीचे शीट चेंज कर देंगे। इतनी लगाई तो आप ट्रेनिंग ब्लड ही आना। अभी किया ना उनको मैसेज दिया। हाँ शरीर पता चल गया, ब्लड ही है। स्किन में है, स्किन पर ही है बस, लोकल जो बात है। नॉट अ ब्लड इतनी देर रह नहीं सकता, वो क्लॉट हो ब्लड तो ब्लड जो पोर्शन क्लॉट हो गया बाकी जो उसका बचा है दैट इज फ्री मेगा के पीछे दिखाएं। पार्टली उधर से काट वो तो भी नहीं तो एक्सपायर हुआ। अच्छा, इधर अब ये किया कि एक दफ़ा आपने सिरिंज अपनी जो निडल है वो इंसर्ट कर दिया और देख लिया कि वहीं से फ्लूइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फ्लूइड आ रहा है तो ऑब्वियसली अभी तक हमें कोई खास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा घुटने पे कि कोई चीज़ सूजन या जो चीज़ भी है वो कम हुई है कि नहीं। ठीक है, तो उस निडल को वहीं रहने देते हैं, पीछे से सिरिंज रिमूव करके उसको ड्रेन कर देते हैं और इसी तरह बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा अनलेस के हमें लगे कि अब कुछ नहीं आ रहा अंदर से, या पानी ख़त्म हो गया या ब्लड है, जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इस पेशेंट में हमने 20 ml ब्लड रिमूव किया था, मतलब कोई 10 दफ़ा हमने सिरिंज भर के इसी तरह रिमूव की थी, तो विच वॉज मैसिव। ठीक है, पूरी ट्रे भर गई थी, ये जो किडनी ट्रे है वो भर गई जहाँ थी। पे कर रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट के साथ इंटरेक्शन हो तो ठीक है ना। ये सही है भाई। वो उसकी अपनी हड्डी होनी चाहिए थी, अपनी ख्याल नहीं है। मैं तो वीडियो बनाऊँ बस। तो बन रही है और सारा भेजना। प्लीज़ नीचे कैफे मेरा, मैंने बहुत डेरिंग काम किया आज। ये मैंने नहीं किया, इनफैक्ट नहीं थी। थोड़ा सा अंदर रखना है यार, मेमोरी किधर है उमर। और जनरली जितना मज़ा मुझे अपनी पहली क्रश उससे ज़्यादा मुझे किसी रोटेशन में मज़ा नहीं आया। इट टर्न्ड आउट टू बी माई फेवरेट वन
बस ये था कि वार्ड्स में ऊपर नीचे, कभी फोर्थ फ्लोर पे, कभी ग्राउंड फ्लोर पे, कभी की ब्रेक भी मिल जाती थी अच्छी खासी। तो शुरू में थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन उसके बाद आदत हो गई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी डर्मा की रोटेशन के बारे में बताने लगी हूँ, जिसमें हम मोस्टली टाइम ओपीडी में बैठा करते थे और इतने पेशेंट होते थे, इतने पेशेंट, रोज़ के 100 पेशेंट होते थे। और जो बहुत मेजर पेशेंट आते थे ना, उनके बारे में मैंने इस वीडियो के बाद बताया भी है बहुत कुछ। अब है ये सबकी फेवरेट लेज़र मशीन, ठीक है। अच्छा हुआ ये कि इसमें ना मुझे हो गया, बीच में मेरी बर्थडे भी थी और मुझे हो गया टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। और वो इतना स्वेयर था कि बुखार उतना ही नहीं आ रहा था और मुझे इतनी वीकनेस हो गई, मैं मतलब अगली एक पूरा हफ़्ता जा ही नहीं सकी ना। तो मेरी रोटेशन मिस हो गई और मैं ड्रिप से, दवाइयों से, ओरल दवाइयों से कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मतलब IV लगवाई और गला इतना बंद था कि सिर्फ़ और सिर्फ ना लिक्विड्स, फ्लूइड में ले सकती थी, कोई खाने वाली चीज़ मैं खा ही नहीं सकती थी। और बस यही था कि 2-3 दिन ड्रिप्स लगी हैं, फिर कहीं जाके बेहतर हुआ है। लेकिन इतनी वीकनेस हुई, बुखार इतना शदीद बुखार था कि ना वीकनेस बहुत शदीद हो गई थी। और उसमें क्या कहते हैं, मेरी बर्थडे भी ख़राब हो गई, रोटेशन भी ज़ाया गई, अटेंडेंस का भी मसला बना। और फिर बस यही होता है कि वो तबीयत ना ठीक हो तो मूड भी ख़राब, इसलिए फिर मेरा था कि मुझसे तो कोई ना बात करे, ना मेरे कोई सामने आए। कुछ बेसिक स्किन लीजन होती हैं, जैसे कि ये स्केबीज़ आई है। स्केबीज़ क्या होती है कि ये माइट्स होती हैं जो कि है ना आपके स्किन के अंदर ना सुराख बना के ना ये रहने लग जाते हैं, ठीक है। और अगर इनको, और ये क्या होता है कि ये अगर घर में आ गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि सारे घर वालों को हो जाएगी ये। और ये जैसे मतलब कांटेक्ट, अगर 10-15 मिनट का कांटेक्ट कोई आपके साथ बैठा हुआ है, किसी के साथ कपड़े शेयर कर रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, बेड शीट्स वगैरह, टावल्स, ये वो, तो इसकी वजह से ये ना एक बंदे से दूसरे पर्सन के साथ ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। अब इसका जो मेन फीचर होता है ये कि ना रात को ख़ारिश होती है, सबसे ज़्यादा रात को ख़ारिश होती है, क्योंकि जब माइट्स होती है ना, फला डर लग रही हो। अच्छा, जो रात की जो माइट्स होती है ना, ये क्या करती हैं कि ये रात को चलती फिरती हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो रात को ख़ारिश होती है, रात को इंसान की नींद ख़राब हो जाती है। और जैसे किसी एक पर्सन को हो गई है ना, तो फिर इसका ये होता है कि इसका कोर्स पूरी फैमिली को कराते हैं कि अगर किसी को हुई है, नहीं हुई है ना, तो फिर भी हम बचा लें किसी और को होने से, सही है। तो ये स्केबीज़ की एक लोशन लगता है, इसको महीने में, हफ्ते में 1 दफ़ा लगाना होता है। और सारे कपड़े वगैरह वो कहते हैं कि धूप में रखो। और क्या होता है कि लोशन लगाना है, सारी फैमिली ने लगाना है, और फिर 1 हफ़्ते बाद दोबारा उसी तरह पूरी बॉडी पे आपने वो लोशन लगाना होता है। परमेथ्रिन कहते हैं, परमेथ्रिन लोशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब और ये क्या होता है कि अगर प्रोलॉन्ग ये स्केबीज़ इस तरह रह जाए और ख़ारिश कर करके ना, तो फिर उन जगहों पे जैसे अब सुराख बन जाए हाथ पे ना, तो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन हो जाता है और ये फिर पस वाले वेजिकल्स बन जाते हैं और ये फिर स्केबीज़ मतलब वर्सन हो जाता है, ठीक है। इसलिए बेहतर होता है कि आप इसको ना एक ही दफ़ा ट्रीट कर लो अच्छी तरह से और पूरी फैमिली कर ले। अच्छा, अब उसके बाद है ये है एक्नी, ठीक है। एक्नी बहुत कॉमन है, हर बंदे को पता होती है एक्नी क्या होती है, ठीक है। तो अब एक्नी में ना मेन ध्यान ये रखना होता है कि आप अपने मुंह को डर्ट से बचाओ, ठीक है। धूल मिट्टी वगैरह से बचाओ, धूप में जाओ तो सनब्लॉक ज़रूर लगा के जाएं, ठीक है। और उसके अलावा आ जाता है कि अच्छा, अगर कहीं कोई पिंपल बन गया ना, तो उसको बस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हाथ ना लगाएं, उसको खुद रिजॉल्व होने दें, ठीक है। और फिर अगर आप खुद से छेड़ते हैं ना, तो फिर वो निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो एक्नी को इस तरह, और मोस्टली लोग या बगैर किसी से सुने सुनाए बात सुन के, या किसी ने कह दिया कि मुझ पे तो ये चीज़ असर कीजिए, तुम भी ये इस्तेमाल कर लो, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं स्किन में, ठीक है, फेस पे स्पेशली। तो फेस पे स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करने होते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन पतली होती जाती है और ना मतलब बहुत सेंसिटिव आई जाएगी, धूप में जाएंगे, सनबर्न होंगे और एक्नी वहीं की वही रहेगी। मतलब वो तो एक्नी आनी जानी है, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, कुछ वैसे ही आपकी डाइट वगैरह के। तो पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है। 8 ग्लास दिन के होते हैं वो पिएं। और ट्राई के जो नेचुरल रेमेडीज़ होती है ना, वो ज़्यादा प्रेफर करें, बजाय कि आप फ़ॉरेन ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स वगैरह पे चले जाएं, ठीक है। और अक्सर ये क्लिंडामाइसिन लोशन होता है, उससे बेहतर हो जाती है, अनलेस कि वो सिस्टिक हो। वो यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेल फीमेल्स दोनों में जो
विद जो खुद रिजॉल्व नहीं होती ना, एक्नी सही नहीं होती, उससे वो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, उस वजह से हो रही होती है। यहाँ पे आपकी डाइट होती है, कुछ लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड भी हो जाती है, कुछ मौसम चेंज हो गया, और कुछ वैसी ओकेजन होती है कि डर्ट वगैरह की वजह से आ जाती है जो आपके पोर्स में घुस जाए, तो उसकी वजह से फिर एक पिंपल बन जाता है, और इट्स नॉर्मल। अगर आप उसको छेड़ो नहीं तो वो ख़राब नहीं होगी। एक्नी के बाद ये चीज़ है फॉलिकुलाइटिस। ये अक्सर क्या होता है, फॉलिकुलाइटिस क्या चीज़ होती है कि जो आपके हेयर फॉलिकल्स है ना, जहाँ भी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स है ना, ये वहाँ हो सकता है, ठीक है। अक्सर लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, देखा होगा कि आपका बाल, जहाँ पे बाल होता है ना, वहाँ वाइट कलर की पस बन जाती है उसके बेस पे, बाल के बेस पे या स्किन के साथ, ठीक है। अब उसको कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। अब यूजुअली मोस्ट कॉमनली ये क्या होता है कि अगर आप लोग ना जैसे आदमी हैं तो वो शेविंग करते हैं, शेव करते हैं तो उनकी बियर्ड्स में फॉलिकुलाइटिस आ जाता है। लड़कियां, औरतें वैक्सिंग करती हैं, तो वैक्सिंग अगर आप रीयूज़ कर रहे हो उन चीज़ों को, और मतलब आप सेप्टिक टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको उन चीज़ों, वैक्सिंग की वजह से, या आपका जो ब्लेड रेज़र है उसकी वजह से, या ट्रिमर है उसकी वजह से भी ये फॉलिकुलाइटिस आ जाता है। ये मेलाज़्मा है, तो ये मोस्ट कॉमनली वुमेन में होता है और आदमियों में भी देखा जाता है, औरतों में लेकिन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपके फोरहेड, चीक्स, ठीक है, और कभी मतलब एक बड़ा सा पैच बन जाएगा, कभी छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जैसे ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ना हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अब वजह यही है कि स्ट्रेस होता है, कभी कुछ ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ आप कुछ खा रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट होता है, फिर सन एक्सपोजर हो सकता है, वैक्सिंग हो सकता है, डाइट अच्छी नहीं है, जेनेटिक्स में है, स्किन सेंसिटिव है, या फिर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स अगर आपने स्किन में यूज़ किया ना, जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा कि स्किन पतली हो जाती है वहाँ से, तो उसकी वजह से ये मेलाज़्मा कॉज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट यही है कि एक तो धूप में से बचाना है, क्योंकि फिर इसमें धूप में जाने से बहुत जलन होती है जब ये कंडीशन हो जाती है, ठीक। इसका यही है कि इसमें एक ट्रिपल रजीम होती है जिसमें हाइड्रोक्विनोन, रेटिनोइक एसिड और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है। या और विटामिन सी भी यूज़ किया जाता है। बट बेस्ट प्रिवेंशन यही है कि आप धूप में जाने से बचें, जा रहे हैं तो कैप पहन लें, और सन ब्लॉक, SPF स्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, सही है। ये हो गया मेलाज़्मा। अब आगे है विटिलाइगो। विटिलाइगो क्या चीज़ है कि इसमें ये क्या होता है कि ना, ये पैदाइशी बीमारी नहीं है, ये क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें ये क्या होता है कि उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में मेलानिन, जो धूप में हम जाते हैं हमारा रंग काला होता है या अपने नॉर्मल रंग से डिफरेंट होने लग जाता है, वो होता है मेलानिन जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वो इट्स अ गुड थिंग, मतलब अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो धूप की जो रेज़ होती है ना, उनसे बचाता है, UV अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाता है ये मेलानिन हमारी स्किन, हमारी बॉडी को, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो मेलानिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है ना, या जो ये सेल मेलानोसाइट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पैदा कर रहे होते हैं मेलानिन, उसके खिलाफ हमारी बॉडी खुद ना उन सेल्स पे अटैक करने लग जाती है, मतलब उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, और फिर हमारी बॉडी में मेलानिन नहीं प्रोड्यूस होता। अब ये होता है कि पैचेस के हिसाब से शुरू होता है, ये नहीं कि पूरी बॉडी का एक साथ रंग फेड होना शुरू हो जाएगा या बिल्कुल वाइट होना शुरू हो जाएगा। पैचेस का भी कहीं छोटे छोटे पैचेस बनते कुछ लोगों के, बहुत रेयर केस होता है कि जिनकी पूरी बॉडी पे ही विटिलाइगो हो जाए ना, लेकिन मोस्टली होता है कि पैच की फॉर्म में ये डीपिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। तो कहीं पे आपको नॉर्मल स्किन कलर नज़र आएगा, कहीं पे आपको बहुत लाइट, यानी कि कलर है ही नहीं, बिल्कुल वाइट, उसको कहते हैं विटिलाइगो। अब इसमें ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, स्टेरॉइड्स दे देते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टेज पे ये होता है कि कोई कॉस्मेटिक रीज़न जिसमें मतलब अगले बंदे की अपीयरेंस थोड़ी सी अजीब या ख़राब लग रही है, उसमें क्या होता है कि जो बाकी भी स्किन जो बची होती है, जो एरिया आपकी बॉडी का बचा होता है, या जो विजिबल एरिया, मोस्ट प्रॉपर फेस, बाजू, हाथ पाँव हो गए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जो नॉर्मल स्किन रह गई होती है ना, उसका पिगमेंट भी ख़त्म कर देते हैं, मतलब वहाँ से भी हम मेलानिन को निकाल देते हैं, और वो एक ही कलर की ना जो पूरी स्किन हो जाती है, ठीक है। तो जो कि फिर इतनी बुरी भी नहीं लगती, और पेशेंट भी मतलब उससे सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ, लोगों को शौक तो होता है बहुत रंग गोरा होने का, और अक्सर लोग लोकल क्रीम्स मिल रही होती है, वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं रंग गोरा करने के लिए, और क्या क्या। प्लीज़ वो ना यूज़ किया करें, उनमें सिर्फ स्टेरॉइड्स होते हैं और कुछ नहीं होता है। स्टेरॉइड्स वक्ती तौर पे तो आपका रंग बहुत
बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कर देंगे, जो गोरी चिट्टी हो जाएंगी आप। लड़के भी करते हैं, अब सिर्फ लड़कियों तक की बात नहीं है ये, लेकिन बाद में जो हाल होता है ना स्किन का, कि कोई हाल बचता ही नहीं है। मतलब आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते, जो वो क्रीम्स लगा लगा के उन्होंने मतलब इतनी डैमेज कर दी होती है उन्होंने वो स्किन के, उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, सही कर ही नहीं सकते। इसका बेहतर हल यही है कि अगर ऑब्वियसली अगर आपका जो स्किन कलर है, एक तो आप उसमें ही कॉन्फिडेंट रहना सीखें, और मतलब एक्सेप्ट करें ना भाई, जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने बना दिए ठीक है। हाँ ये है कि कहीं धूप की वजह से, धूप में जाने की वजह से बाहर आ जा रहे हैं, उसकी वजह से आपका स्किन कलर टैन हो जाता है, उसके लिए फिर आप कैप यूज़ करें या फिर अम्ब्रेला यूज़ करें। और एक और ये भी मिथ है कि सन ब्लॉक लगाने से रंग काला नहीं होता। नहीं, सन ब्लॉक सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उनसे बचाता है, उससे रंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपका रंग काला होता है तो वो होगा। अच्छा, अब ये लास्ट है, इसको कहते हैं एल्बिनिज़म या एल्बिनोज, जिनको ये लोग होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें मेलेनोसाइट्स, जो हमने बताया ना कि जो मेलानिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, वो पैदाइशी तौर पे ही होते ही नहीं है, ठीक है, पैदाइशी तौर पे ही नहीं होते। इसलिए इन लोगों के हर चीज़ जो होती है ना वो वाइट होगी, स्किन वाइट होगी, बाल वाइट होंगे, सर के बाल, पलकों के बाल, हर चीज़ मतलब वाइट होती है जिसमें भी मेलानिन यूज़ हो रहा होता है ना। जिधर भी हमारी बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी वजह से हेयर फॉलिकल भी वाइट होंगे, स्किन भी वाइट होगी, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इन ख्याल से। कि यही मोस्ट कॉमन हमारी आसपास सोसाइटी में देखी जाती हैं इस तरह की चीज़ें, बीमारियां या स्किन की आप कह लें। जो लोग डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं मोस्ट कॉमन इन्हीं शिकायत के साथ जाते हैं। अगर कोई और भी हो इनके अलावा तो डू लेट मी नो, और उनके बारे में जितना मुझे पता होगा मैं बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने लगी हूँ अपनी थर्ड क्लर्कशिप जो कि ENT के डिपार्टमेंट में थी, और उसका कुछ सेटअप इस तरह का था, बहुत मज़े की। मतलब आई लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। उसके बाद हमारा ट्यूटोरियल रूम था वार्ड के बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ में हमें बहुत फैंसी बड़ा खुश हुआ कि यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वाओ, लेकिन वो चलता नहीं था, बस देखने की हद तक था। और कुछ ये हमारा फ़न टाइम इस तरह के, इसको ना पता नहीं था कि 11:15 और 12:15, मतलब 1:15 और 1:15 का इसको नहीं था, तो हम इसको समझाना चाहते हैं कैसे होता है। कोई दो ना आप अच्छा, अब हमारे पास पेशेंट था। OPD में हमने बेसिकली पेशेंट, जो भी पेशेंट आया था उस पेशेंट को देखना होता है कि कैसे वो प्रोसीजर कर रहे हैं, कैसे एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये पेशेंट था विद ईयर वैक्स, तो हमने उसकी ईयर वैक्स इस तरह हम कंप्यूटर कैमरे के थ्रू सर ने हमें फिर स्क्रीन पे दिखाई दी। तो ये हमारे कान का पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं ना ईयर ड्रम या कान का पर्दा। तो ये ठीक है। ईयर में देखिए, आपने याद रखना है कि मैस्टर्ड भी इसका पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ से देखना शुरू करें, ठीक है। पिन्नल भी इसका पार्ट है, पिन्नल, और पिन्नल को ऐसे करके ज़रूर देखें। अगर ये टेंडर है तो क्या मीनिंग है इसका? इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नली, इसका मतलब देखें ना, एक पेशेंट नेक्स्ट पेशेंट हमारे पास ये बच्चा था जिसके कान के आगे पस जमा हो जाती थी, तो इस तरह कट लगा के ड्रेन करते थे। और ये सर हमारे सबसे फेवरेट होता था क्योंकि बहुत मज़े में पढ़ा देते थे। और राइट नाउ ही इज़ डूइंग मेस्टॉइड ड्रेसिंग। इस तरह ये इसका ये होता कि इस तरह करके फिर आपने इसके तो ये देखने बेटा चांद देखना ये क्या टेप ऐसे। अच्छा, वीक में एक दिन होता था OT का डे, ठीक है। उसमें आधे बच्चे OT में ऑपरेशन थिएटर में जाया करते थे। ENT का यह पहला फर्स्ट टाइम था कि मैं कोई ENT की सर्जरी देखने जा रही थी। तो उसके लिए हमें बच्चों को डिवाइड कर दिया गया था, और ऑब्वियसली स्क्रब इज़ माय फेवरेट, तो आई हैव टू वेयर स्क्रब। और ऑपरेशन थिएटर काफ़ी
मज़े का था। मतलब आई लाइक दिस ट्रॉलीज, इसमें भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, और दूसरी ट्रॉली आएगी इसमें ये वाली दवाइयों वाली सिरिंजेस। एंड अगेन माई फेवरेट, मुझे ट्रॉलीज़ और मशीन्स और ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों कि मेरी असिस्टेंट ये थी कि मैंने सेक्शन पकड़नी थी, या ऑपरेशन के बाद का ऑपरेशन थिएटर का हाल। आज हमारे पास एक बच्चा था जिसको टॉन्सिल्स थे, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस था, जिसे कहते हैं गले पड़ जाना, उर्दू में ये कहते हैं। ये देख रहे हैं टॉन्सिल्स, क्योंकि वो ब्रीथ कर रहे हैं ना, तो कैमरे के ऊपर भाप बन रही है, इस वजह से ये दोनों साइड्स पे टॉन्सिल्स हैं। आप बोलो तो ठीक है, दोनों साइड्स पे किसी टॉन्सिल्स हैं ये, ठीक है। अब जो हमारे पास पेशेंट था उसमें उसको कान में मसला था, और कान में दर्द थी बहुत अरसे से, और सुनाई देने में मुश्किल होता था। ये कैमरा होता है, ये भी कान में भी कैमरा डाल के देखा जाता है। तो अब ये कान में कैमरा डाल के देख रहे हैं, जिसमें वो उसका जो ईयर ड्रम है या कान का जो पर्दा जिसे कहते हैं ना, वो फटा हुआ है। ये सुराख जो नज़र आ रहा है ये वो है। इसलिए मना किया करते हैं कि वो जो कॉटन बेड्स हैं, या कुछ लोग चाबी से कान साफ़ कर रहे होते हैं, उनको कान इस तरह की चीज़ें कान में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो कान का पर्दा बहुत नाजुक सा होता है और फटने में ज़रा सी देर लगती है। और ये देखिए खून भी जमा हुआ है और काफ़ी बड़ा सुराख हुआ है, जिसकी वजह से फिर आपकी सुनने की सलाहियत ख़राब हो जाती है, और इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ें ना एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। और जब भी एग्ज़ामिनेशन करना होता है ना, जो जैसे दो चीज़ें होती हैं, जैसे दोनों आँखें हैं तो दोनों को चेक करना है, दो कान है दोनों को चेक करना है, दोनों बाजू हैं तो दोनों को चेक करना है। इसी तरह आप दूसरे कान को चेक किया तो उसमें हमें ईयर वैक्स मिली, कैमरे में नज़र आ रही है। ये जो सारी बालों के साथ चिपकी हुई है या जो भी सामने नज़र आ रहा है ना, ये सब कुछ ब्राउन ये वैक्स है, जो कि नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा जमा हो जाए तो वो भी सुनने में मसला करती है। Finally, done and dusted. फोर्थ ईयर की क्लर्कशिप रोटेशन की जो फोर्थ रोटेशन थी ना, वो आई डिपार्टमेंट में थी, ऑफ्थेमोलॉजी में। और आई मुझे हमेशा से ही बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। मतलब इजी भी होती है, कुछ इजी भी होती है, मुश्किल भी होती है, कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, लेकिन मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। और अभी मेरा प्रॉफ भी आई का ही है। इसमें जो रेटिना नज़र आ रहा है ना, वो भी मेरा ही है, क्योंकि मैंने वॉलंटियर किया था कि आप मेरा स्कैन ले लें, 20 स्कैन। 2 हफ्ते की रोटेशन होती है, तो इतनी बुरी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू लैब मेडिसिन। ज़रा अजीब सी थी, और ENT वाली हुई अजीब सी थी, लेकिन आई में थोड़ा मज़ा आया, सीखने को मिला था। वैसे मुझे ना अपना हॉस्पिटल पसंद है, क्योंकि काफ़ी एस्थेटिक्स है, और अगले साल 5th ईयर में हमारा हॉस्पिटल चेंज हो रहा है, तो मैं इसको मिस करूँगी। अगर एक लेवल से कम थिकनेस है तो उसकी सर्जरी नहीं करनी, नॉर्मल रेंज में है तो फिर करेंगे, या केराटोकोनस का भी पता चलेगा इसमें थिकनेस उसकी कम हो। ये जो है ये कोरॉइड और ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, उसके ऊपर सबसे आउटर लेयर। हाँ, उसके ऊपर ये जो लेयर है। आप बेटा इधर आ जाओ, थोड़े इधर हो जाओ, और इधर हो, आप इधर आके देखें। और ये एरिया है फोविया सेंट्रैलिस, उसमें मैकुला का एरिया ये सारा, और उसके सेंटर में एक डिप्रेशन होता है जिसको फोविया, और सबसे ये प्लंजर उसका लगाया है, तो ये प्रेशर हम नीचे से ये फ्री टाइम में हम कभी कभी ऐसे काम भी कर देते हैं। सीधा सीधा जा रही है बस ठीक है, आप खींच लो उसको पीछे से। सीधा रखिए। हाँ जी, अब उसको खींच लो पीछे से। चेक करो बस। स्टेबलाइज करो और खींचो।
आ गया। ये पीछे से ये वाइट वाला उतारो ना और वो वहाँ लग जाएगा। ओके दबाओ वहाँ से। ये खोल दो वरना ब्लड बाहर। एक मिनट, एक हौसला हौसला हौसला। क्या हो गया? इसको छोड़ दो, खोल लेते हैं। वाह हंसी। बड़ी हिम्मत है।